विजय पुरुषोत्तम सालवी से हमने ज़मीन खरीदी थी और वो 2005 या 6 में सौदा हुआ था। 2 साल के बाद में 2008 में रजिस्ट्रेशन करवाया। 20 एकड़ का रजिस्ट्रेशन हुआ और 10 एकड़ का रजिस्ट्रेशन होना बाकी रह गया था। डंपिंग ग्राउंड लीगल बस्ती से, गवर्नमेंट का ही कहना है कि लीगल बस्ती से 3 किलोमीटर के बाहर रहना चाहिए। डंपिंग ग्राउंड जिसको बोलते हैं उसको लग करके सोसाइटी है, कॉलेज है, अभी नया नया परमिशन मिला है, टावर बन रहे हैं। फिर हमारा डंपिंग ग्राउंड करके हमारे रहने वाले लोगों को बेघर करने का क्या कारण है? अगर तमाम बिल्डर ये गलती किए हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सीताराम गुप्ता को ही आरोपी बनाया जाए या उनके कस्टमर बिल्डरों को आरोपी बनाया जाए, ऐसा क्यों होना चाहिए? ये 2000 लगभग 8 से शुरू हो गई थी। 2000 कब तक बनी थी? 11-12 तक बनी थी। हाई कोर्ट में इन लोगों ने हाई कोर्ट को गुमराह किया हुआ है। महानगर पालिका ने सब बताना चाहिए था कि उसमें वहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनको हमने घर पट्टी दिया है, वहाँ पे लाइट मीटर है, पब्लिक रहती है, वहाँ पानी का सुविधा हुआ है। सब सुविधा होते हुए महानगर पालिका ने सच्चाई कोर्ट में नहीं बताई। सिर्फ महानगर पालिका को उन लोगों ने पार्टी बनाया। अगर हम लोगों को भी पार्टी बनाते थे तो हम जा कर के अपना बात रख सकते थे। सीताराम गुप्ता ने एक भी बिल्डिंग बनाई नहीं है, लेकिन उनको चोर बेईमान बनाया जाता है। सभी लोग प्लॉटिंग करते हैं तो बिल्डर जो धंधा करने वाले होते हैं उनको प्लॉट ही देते हैं। कार्रवाई उसके ऊपर अगर होती है तो फिर खेडूत के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो? जिससे हमने खरीदा है उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो? हमारा भतीजा है, उसके नाम से सब पेपर था, उसको किया था तो हम लोग को भी टारगेट किया था। लोग बोले थे कि नहीं, सीताराम गुप्ता ही सब करता धरता है। उसके तहत हमारे ऊपर भी केस हुआ था, हम भी जेल जा कर के आए हैं। लोगों का घर बचाने के लिए वो लोग ने कोशिश किया कि अपनी पार्टी बढ़ाने के लिए कोशिश किया। ये तो हम नहीं बोल सकते कि बचाने की अगर कोशिश करते तो उनको कोर्ट कचहरी जाना चाहिए था। नाला सोपारा पूर्व 41 इमारत का मामला जो पिछले कई महीनों से तूल पकड़ रहा था, और बाकायदा उसने तूल ही नहीं पकड़ा बल्कि हाई कोर्ट का आदेश आया और तमाम 41 इमारतों को मनपा प्रशासन ने नेस्तनाबूद कर लिया, जिसके चलते हजारों परिवार बेघर हुए। हालांकि इन हजारों परिवारों को बचाने के लिए पिछले कुछ महीनों पूर्व बाकायदा सर्वदलीय राजनीतिक पक्ष के लोग एकत्रित हुए, लेकिन उनका प्रयास भी लोगों को बेघर होने से न बचा पाया। वहीं इस समय आरोप प्रत्यारोप हर राजनीतिक पार्टी के द्वारा लगाया जा रहा है कि आखिर इन हजारों परिवार के लोगों को बेघर होने की स्थिति के पीछे आखिर किसका हाथ है। वहीं इन तमाम सारे मुद्दों में एक शख्स का नाम बार बार आ रहा है। इस शख्स का नाम है सीताराम गुप्ता। वह सीताराम गुप्ता जो बहुजन विकास आघाड़ी का पूर्व नगर सेवक है। इस समय सीताराम गुप्ता हमारे समक्ष मौजूद हैं और इस तमाम 41 इमारत से संबंधित तमाम मुद्दे जो शायद हर कोई नहीं जानता, उसके पीछे की जो कहानी है हर कोई नहीं जानता कि आखिर ये 41 इमारतें कैसे बसी, किस तरह से परवान चढ़ी और किस तरह से पिछले कई सालों के दौरान हजारों परिवार इन बिल्डिंगों में रहने के लिए आए और आखिर क्यों इन इमारतों को मनपा प्रशासन के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। तमाम सवालों के लिए आज हम सवाल करेंगे सीताराम गुप्ता से, उस शख्स से जिस शख्स को इस तमाम परिस्थितियों का जिम्मेदार माना जा रहा है। गुप्ता जी नमस्कार। गुप्ता जी, जिस तरह से आप देख रहे हो कि 41 इमारतों का मुद्दा सिर्फ वसई विरार तक ही नहीं बल्कि संपूर्ण महाराष्ट्र तक जा पहुंचा है। देश भर में इस अवैध निर्माणों पर की गई कार्रवाई की निंदा हो रही है। लोग बेघर हो रहे हैं, उनके चीख पुकार इस समय लोग सुन रहे हैं, लेकिन इस सब के पीछे आपका नाम सामने आ रहा है। और इस कहानी को जानने से पहले सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो इमारत को बनाने से पूर्व जो जगह थी वो आपने जगह कब खरीदी और किससे खरीदी? ये विजय पुरुषोत्तम सालवी से हमने ज़मीन खरीदी थी और वो 2005 या 6 में सौदा हुआ था। 2 साल के बाद में 2008 में रजिस्ट्रेशन करवाया। 20 एकड़ का रजिस्ट्रेशन हुआ और 10 एकड़ का रजिस्ट्रेशन होना बाकी रह गया था। उसके बाद विजय सालवी किसी कारणवश इंडिया में नहीं रहे, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका, जिसको लेकर के अजय शर्मा नाम का शख्स है, वो हमारे पटेल कंपनी को लेकर के कोर्ट कचहरी कर कर के और अनधिकृत बांधकाम हम कर रहे हैं और उसको तोड़ा जाए। ये डंपिंग ग्राउंड है, लेकिन सर डंपिंग ग्राउंड लीगल बस्ती से, गवर्नमेंट का ही कहना है कि लीगल बस्ती से 3 किलोमीटर
के बाहर रहना चाहिए, 3 किलोमीटर के अंदर डंपिंग ग्राउंड नहीं रह सकता। तो हमारा वो उधर डंपिंग ग्राउंड कैसे ये है, वैलिड है। और डंपिंग ग्राउंड जिसको बोलते हैं उसको लग करके सोसाइटी है, कॉलेज है, अभी नया नया परमिशन मिला है, टावर बन रहे हैं, फिर हमारा डंपिंग ग्राउंड करके हमारे रहने वाले लोगों को बेघर करने का क्या कारण है? अच्छा, आपने कितनी बिल्डिंगें बनाई है वहाँ पे? हमने एक भी बिल्डिंग नहीं बनाई है। हम प्लॉटिंग करके प्लॉट बेचते हैं, प्लॉटिंग करके 5 गुंठा 10 गुंठा ऐसा करके लोगों को बेच देते हैं। वो लोगों ने बिल्डिंगें बनाई थी जिसमें उन लोगों ने बेचा था, लोग रह रहे थे। अच्छा, तमाम बिल्डरों पर भी कार्रवाई करने की बात कही जा रही थी, आरोप लगाए जा रहे थे कि बिल्डरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या बिल्डरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? अगर तमाम बिल्डर ये गलती किए हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा लोग बोल रहे हैं। लेकिन अनलीगल अगर और नहीं बना है, नाला सुपारा बसी विरार में महानगर पालिका के अंतर्गत और नहीं बना है, और सब जगह अगर ऐसी कार्रवाई हुई हो और सभी बिल्डरों पे केस हुआ हो तो बेशक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन खाली हमारे ही प्लॉट पे और सीताराम गुप्ता के प्लॉट पे ही सीताराम गुप्ता को ही आरोपी बनाया जाए, उनके उनके कस्टमर बिल्डरों को आरोपी बनाया, ऐसा क्यों होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अगर पूरे तालुके में सिर्फ सीताराम गुप्ता के ऊपर कार्रवाई होती है तो वो अच्छी बात तो नहीं है। अच्छा, ये बिल्डिंगें कब से बननी शुरू हुई थी? ये 2000 लगभग 8 से शुरू हो गई थी, 2011 कब तक बनी थी? 12 तक बनी थी। अच्छा, एक बार ऐसा मौका आया था कि जब सारी बिल्डिंगें लगभग 100-150 बिल्डिंगें बनके तैयार खड़ी थी, लगभग 100 इमारतों पर मनपा प्रशासन ने थोड़ा कार्रवाई की थी। हाँ, 100 मनपा ने किया था, बाद में स्टे वगैरह ला करके उसमें से 41 बिल्डिंगें बच गई थी, जो जिसके ऊपर अभी कार्रवाई हुई है। अच्छा, उनके जो बेघर होते लोग थे उनको कहाँ पे शिफ्ट किया गया? वो जो बिल्डर बेचे थे उन लोगों ने कहीं ना कहीं उनको घर दे दिया, कहीं शिफ्ट कर दिया, किसी के यहाँ दे पैसा दे करके या उनको कैसे भी एडजस्टमेंट करके उनको शिफ्ट कर दिया था। अच्छा, ऐसा क्या हुआ कि लगभग 12-14 साल तक जब हजारों परिवार इन इमारतों में रहने के लिए आ गए, तब तक सब कुछ ठीक था, बाकायदा लोग अपने घर परिवार के साथ हंसी खुशी रह रहे थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों अचानक हाईकोर्ट का आदेश आ गया। उस हाईकोर्ट के आदेश आने के पीछे की क्या कहानी है? हाई कोर्ट में इन लोगों ने हाई कोर्ट को गुमराह किया हुआ है जा करके कि अनलीगल बना है, डंपिंग ग्राउंड है, डंपिंग ग्राउंड और अनलीगल के नाम पे इन लोगों ने तोड़ने का आदेश निकलवाया। महानगर पालिका ने सब बताना चाहिए था कि उसमें वहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनको हमने घर पट्टी दिया है, वहाँ पे लाइट मीटर है, पब्लिक रहती है, वहाँ पानी का सुविधा हुआ है। सब सुविधा होते हुए महानगर पालिका ने सच्चाई कोर्ट में नहीं बताई। सिर्फ महानगर पालिका को उन लोगों ने पार्टी बना, अगर हम लोगों को भी पार्टी बनाते थे तो हम जा कर के अपना बात रख सकते थे। लेकिन हम लोगों को पता नहीं है, महानगर पालिका और जो ये थे कंप्लेनर थे, वो कंप्लेन दे करके कोर्ट में जा कर के उनका जो भी कार्रवाई चल रहा था वो उनको ही पता था, अपने को पता नहीं था। नहीं तो हम भी अपना पक्ष रखते थे तो कम से कम बेघर तो लोग नहीं होते थे। क्योंकि ऐसी बस्ती या अनलीगल बांधकाम सिर्फ नाला सोपारा में सिर्फ सीताराम गुप्ता का ही नहीं है, बाकी बहुत दुनिया भर का है। किसी के ऊपर तो इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई है, फिर सीताराम गुप्ता के ऊपर ही कार्रवाई क्यों? सीताराम गुप्ता को चोर कहा जा रहा है, ठग कहा जा रहा है, इस तरह की बातें जो सीताराम गुप्ता के खिलाफ की जा रही है, क्या उचित है? ये उचित नहीं है, अनुचित है। लेकिन अभी बोलने वाले के लिए क्या बोल सकते हैं, कुछ भी करेंगे। सीताराम गुप्ता ने एक भी बिल्डिंग बनाई नहीं है, लेकिन उनको चोर बेईमान बनाया जाता है। सभी लोग प्लॉटिंग करते हैं तो प्लॉट करके बिल्डर जो धंधा करने वाले होते हैं उनको प्लॉट ही देते हैं। कार्रवाई उसके ऊपर अगर होती है तो फिर खेडूत के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो? जिससे हमने खरीदा है उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो? सीताराम गुप्ता के ऊपर ही कार्रवाई क्यों? सीताराम गुप्ता ने तो बनाया नहीं, तो सीताराम गुप्ता का नाम चोरों बदमाशों में क्यों लिया जाता है? अच्छा, बताया जाता है कि कुछ 1-1.5 साल पहले कई जो बिल्डर थे जिन्होंने इमारतें बनाई थी और आप भी मतलब MRTB के तहत मामला दर्ज हुआ, जेल भी गए, क्या सही बात है? हाँ, सही बात है। लेकिन उसमें ये बताया गया था कि हमने सब किया हुआ है, जबकि हमारे नाम से कुछ भी नहीं है। हमारे अरुण गुप्ता के नाम से, हमारा भतीजा है उसके नाम से सब पेपर था, उसको किया था। तो हम लोग को भी टारगेट किया था। लोग बोले थे कि नहीं, सीताराम गुप्ता ही सब करता धरता है। उसके तहत हमारे ऊपर भी केस हुआ था, हम भी जेल जा कर के आए हैं। मामला EOW तक पहुंचा था? हाँ, EOW के पास ही केस हुआ था। अभी क्या स्थिति है? अभी कोर्ट में केस
चालू है, तो आगे जो होगा देखा जाएगा अभी क्या। वहीं 6-7 महीने पहले हाईकोर्ट का आदेश आता है और मनपा प्रशासन उस आदेश की तामील करने के लिए सभी इमारतों को नोटिस देती है खाली करने के लिए। रहवासियों के सर पर बेघर होने की तलवार लटकती है। उस दौरान अचानक सभी राजनीतिक पार्टी से जुड़े सक्षम लोग हस्तक्षेप करते हैं। सर्वपक्षीय दल के लोग एकत्रित होते हैं और कहीं ना कहीं इन लोगों को बचाने के लिए, इन लोगों के घरों को बचाने के लिए एकत्रित होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वे सफल नहीं हो पाते। कारण क्या था? लोगों का घर बचाने के लिए वो लोग ने कोशिश किया कि अपनी पार्टी बढ़ाने के लिए कोशिश किया। ये तो हम नहीं बोल सकते कि बचाने की अगर कोशिश करते तो वो कोर्ट कचहरी जाना चाहिए था। कोर्ट कचहरी में अगर जा कर के करते तो वहाँ से जो आदेश होता उसको अपन मानते थे। खाली हम पार्टी सभी पार्टी के लोग यहाँ बैठ करके भाषणबाजी करेंगे, हम टूटने नहीं देंगे, हम आपको बचा लेंगे, हमको मतदान करो, इस तरीके से बोलने से तो बच नहीं जाएगा ना। जो तोड़ कर जो कोर्ट ने आदेश दिया है तो कोर्ट में जा कर के ही उसका निवारण निकलने वाला है। तो कोर्ट में तो कोई गया नहीं। अगर कोर्ट में जाते थे तो कुछ निवारण निकल सकता था। वो अच्छे ग्राउंड पे जाते थे, पब्लिक रहती है, नगर पालिका ने उनको घर पट्टी दिया है, लाइट मीटर सब वहाँ पे रह रहे हैं इतने सालों से। तो इतने सालों से रह रहे हैं तो उनका घर क्यों तोड़ा जाए? गवर्नमेंट सबको घर दे रही है, नहीं जिसके पास घर है। और ये अपने लोगों को उनका घर अगर है तो सिर्फ अनलीगल बांधकाम है, लीगल नहीं है तो उसको दंड लगा सकते थे। दंड लगा करके उनको बचाया जा सकता था, उतने लोग बेघर नहीं होते थे। लेकिन न महानगर पालिका न कोर्ट किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, न हमारे राजनीतिक पार्टियां भी सब लगे हुए थे, लेकिन वो अच्छे ग्राउंड पे गए नहीं। वो राजनीति करने के चक्कर में इनका भी कुछ बस चला नहीं, मेरा यही कहना है। लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी के रूपेश यादव भी थे जो उन्हें आश्वासन दे रहे थे कि आपकी बिल्डिंगें नहीं टूटेंगी। उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? सभी लोग दे रहे थे, हर पार्टी के लोग, बहुजन विकास आघाड़ी के भी दे रहे थे, शिवसेना के भी दे रहे थे, बीजेपी के, भाजपा के भी दे रहे थे, सभी पार्टियों के दे रहे थे। तो वो बहुजन विकास आघाड़ी वाले भी दे रहे थे। जब उनका नहीं चला तो इनका कहाँ चलेगा? सभी का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो सभी का नहीं चलेगा, चलेगा तो सबका चलेगा। अच्छा, इस समय हजारों परिवार बेघर हो चुके हैं, लोग रास्ते पे आ चुके हैं, उनकी ज़िंदगी काफ़ी कठिन हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अब क्या उनका कुछ पुनर्वास से संबंधित कुछ उनके लिए हल निकाला जा सकता है? आप उनके लिए क्या करने जा रहे हो? हम उनके लिए क्या करेंगे? हम जिस बिल्डर को जगह दिए हैं तो हमारे पास में जो हमारे पेपर का राइट है, वो कोई अगर बिल्डर आता है, डेवलपमेंट करने के लिए आता है और हमको उसका मुआवजा देता है, चाहे फ्लैट देता है, चाहे पैसा देता है, तो अपने बिल्डरों को जिससे हम पैसा लिए हैं उसको पैसा रिटर्न करने का, उसका भरपाई करने का अपन कोशिश करेंगे। बाकी जिन्होंने बनाया है और टूट गया है वो उनके कस्टमर हैं, तो उनके विषय में वो हम पैसा देने के बाद में वो भी सोच सकते हैं कि इनको भी कहीं इनका पुनर्वसन किया जाए। या गवर्नमेंट ने ऐसा कोर्ट में भी कुछ हुआ है साहब, कुछ 6 तारीख का तारीख मिला है पुनर्वसन के लिए 152 सर्वे नंबर में। तो अगर इस तरीके का होता है तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। गवर्नमेंट ही अगर दे देती है, महानगर पालिका से कोर्ट ने जवाब मांगा है, 7-6 तारीख को ये लोग जवाब सबमिट करने वाले हैं। अगर उनसे मिल गया तो हमारे लोगों का, पब्लिक का अच्छा काम हो जाएगा। नहीं हुआ तो जब हम पैसे रिटर्न देंगे अपने बिल्डर लॉबी को, जो हमारे कस्टमर थे, वो अपने कस्टमर को उसमें से जो भी कर सकते हैं वो भी करेंगे। आपने काफ़ी बेहतर बात बताई है कि हम भी प्रयास करेंगे उन लोगों को उनका मुआवजा देने के लिए। और रही बात है कि इस समय जो माहौल है काफ़ी राजनीतिक हो चुका है। बहुजन विकास आघाड़ी खुल करके भाजपा पर आरोप लगा रही है कि आप सत्ता में आने के बाद उन इमारतों को नहीं बचा पाए। वहीं भाजपा कहती है कि जब हम आए तो उस समय मामला कोर्ट का था, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था। ये तमाम जो आरोप प्रत्यारोप दिखाई दे रहे हैं, क्या ये उचित है? ये तो कोर्ट से आदेश हुआ था, भाजपा को पहले भी पता था। तो उनका घर बचाने के लिए उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि हमको वोट दो, हम आपका घर टूटने नहीं देंगे? भाजपा ने उनके साथ गलत आश्वासन दे करके उनसे वोट लिया, तो भाजपा की ये गलती है। और भाजपा आने के बाद में उसको कुछ कर नहीं सकी, बचा नहीं सकी। जो मुख्यमंत्री भाजपा का ही है, मुख्यमंत्री के यहाँ भी बात करते थे तो कुछ किया जा सकता था, लेकिन उन लोगों ने क्या कोशिश किया क्या नहीं किया वो पता नहीं, लेकिन उनसे कोई मदद पब्लिक को मिली नहीं। उनके मतदाताओं को कोई भी खाली आश्वासन मिला, उनको कोई मदद नहीं मिल पाया। अच्छा, इस सारे मामले में जब से आपने ज़मीन खरीदी, जब से इलीगल कंस्ट्रक्शन वहाँ पे बड़ी तादाद में हुआ, जब से लोग बेघर हुए,
जब से लोग अभी कोर्ट कचहरी की ओर भाग रहे हैं, उस सारे मामले में शुरुआती दौर से बहुजन विकास अघाड़ी की क्या भूमिका रही है, इसलिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप बहुजन विकास अघाड़ी के पूर्व नगर सेवक भी हो और उनके कट्टर कार्यकर्ता भी हो। बहुजन विकास आघाड़ी का इससे कुछ लेना देना नहीं था। अलीगल बांधकाम से बहुजन विकास आघाड़ी का कोई भी लेना देना रहता नहीं है। जो भी करता है वो पर्सनल अपना करता है। बहुजन विकास आघाड़ी का कुछ भी हाथ नहीं था, हाथ पैर कुछ उसमें था ही नहीं। पहले था ना, अब है। इस समय एडवोकेट विजय कुरले जिस तरह से इस मामले में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हाई कोर्ट तक पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद लोगों के पुनर्वसन की दिशा में कार्य बेहतर हो पाएगा। क्या कहना चाहोगे आप? जब सर्वदलीय लोगों की बैठक हो रही थी, उसमें इनको सहयोग करना चाहिए था, तो सबका सहयोग मिलता था तो लोगों का फायदा हो सकता था। अभी इस समय सब बेघर होने के बाद में अगर ऐसा हो रहा है तो उससे क्या होगा क्या नहीं होगा उसको हम नहीं बोल पाएंगे। और उनका कुछ फ़ायदा होता है या नहीं होता है। अगर इनकी मदद साथ में रहते थे तो सबकी इनकी मदद मिलती थी सभी पार्टियों को, तो अच्छा होता था। धन्यवाद। आपने देखा कि किस तरह से बहुजन विकास आघाड़ी के पूर्व नगर सेवक सीताराम गुप्ता ने 41 बिल्डिंग मामले में शुरुआती दौर से लेकर अंत तक की सारी कहानी बताई। इन्होंने कहा कि मैंने कोई भी बिल्डिंग नहीं बनाई है और साथ ही मैंने सिर्फ प्लॉटिंग की है। वहीं इनका कहना है कि सारे मामले में बहुजन विकास आघाड़ी की कोई भी भूमिका नहीं है। वहीं इन्होंने 41 बिल्डिंग मामले में आरोप प्रत्यारोप कर रही सभी राजनीतिक पार्टियों की निंदा भी की है। वहीं सीताराम गुप्ता ने एक बड़ी बात यह कही है कि अब 41 इमारतें टूटी हैं, जब यह जगह खाली होगी तब यहाँ पर अगर कोई बिल्डर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए आएगा तो उसे सीताराम गुप्ता के पास आना ही होगा, क्योंकि इनके पास वह तमाम दस्तावेज मौजूद हैं जिनकी उपयोगिता उस बिल्डर को बिल्डिंग बनाते समय लगेगी। वहीं सीताराम गुप्ता ने कहा कि ऐसे समय पर उन बिल्डरों ने जिन्होंने सीताराम गुप्ता को पैसे देकर वह ज़मीन खरीदी थी, वह जब उनके पास आएंगे तो उन्हें बाकायदा उनकी मदद की जाएगी, जिससे वह बिल्डर भी उन लोगों की मदद कर सके जिन्होंने उनसे घर खरीदे थे। अगर यह सचमुच ऐसा होगा तो एक बड़ी बात होगी, क्योंकि पुनर्वसन की दिशा में राजनीति से जुड़े लोग भी काम कर रहे हैं और लोग कोर्ट कचहरी तक भी पहुँचे हैं। वहीं सीताराम गुप्ता जी का यह बयान खासा बवाल मचा देने वाला होगा। वहीं अब देखना यह होगा कि आरोप प्रत्यारोप का यह दौर कहाँ तक पहुँचता है। सीताराम गुप्ता ने जो वादा इस समय हमसे किया है, क्या सचमुच सीताराम गुप्ता उस वादे को निभाएंगे या इनके वादे भी समय के साथ खोखले होते जाएंगे?